आज का जो ये लेक्चर है, इसमें जो मेन एजेंडा मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम न हो तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्लाइड को ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र हो रहा है, जैसे ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब भी इसमें मिसिंग है। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम लोगों ने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात की। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किससे डील करता है? तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील करता है कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर्स हैं उनके साथ डील करने का काम किसका है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का है। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाती है तब हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे समझिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक शरीर है और आर्किटेक्चर जो है उसकी आत्मा है। तो आर्किटेक्चर जिस तरीके से डिफाइन होगा वो उतनी ही कैपेबिलिटी हमारे कंप्यूटर को मिलेगी। खैर, ये तो लोअर लेवल की बात रही। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है एप्लीकेशंस आ रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर आ रही है। तो प्रश्न ये है कि क्या अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उपलब्ध आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर पाते? प्रश्न एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि अगर अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या अवेलेबल हार्डवेयर और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हमारा प्रोग्रामर कर पाता? चलिए अब ज़रा देखिए। तो यहाँ पे ओएस का यूजेस लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है वो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्शन इज ऑलवेज आंसर ऑफ व्हाट। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्यूटर के अंदर जो पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, जो छोटी जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनको डिफाइन कौन करता है? उनको डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे हार्डवेयर को एक मीनिंगफुल मशीन में कन्वर्ट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या यूँ कह लीजिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को एक मीनिंगफुल डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है। जब हम बोल रहे हैं मीनिंगफुल डिवाइस, तो मीनिंगफुल डिवाइस बोलने का मतलब यह है कि ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग अमूमन सभी लोग कर सकते हैं। कब? जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तब। ठीक है, और जो अगली बात आ रही है वो बात आ रही है रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो हम लोग इसके पहले भी इस बात को देख लिए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, रिसोर्स मैनेजर की भूमिका में रहता है। तो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और किस तरीके से? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उपलब्ध आर्किटेक्चर को मीनिंगफुल डिवाइस में कन्वर्ट करना, जिसका इस्तेमाल कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम कर पाए। दिस इज नोन एज हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। यहाँ एक छोटा सा सी में प्रोग्राम लिखा हुआ है और ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो प्रोग्राम को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रहे हैं, तो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस भी होंगे और प्रोग्राम में डेटा भी होंगे। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे दो डेटा आपको दिख रहा है। एक दिख रहा है हेलो वर्ड नाम का स्ट्रिंग और एक आपको वेरिएबल दिख रहा है जिसका नाम है str। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज में लिखे गए। तो किसी भी प्रोग्राम में दो पार्ट होते हैं, इंस्ट्रक्शन होता है और डेटा होता है। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, जो डेटा होता है उसी डेटा के ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस इज कलेक्शन ऑफ
इंस्ट्रक्शन एंड आर डेटा। तो एंड आर डेटा अगर हम बोल रहे हैं तो केवल डेटा नहीं होगा, डेटा हो भी सकता है, डेटा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो जरूर ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग प्रोग्राम का एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या है, तो हम ये बता देते हैं कि ये प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये कौन सा काम करेगा, क्या काम करेगा। तो क्या क्या बोलने का मतलब एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो वेन एवर अ प्रोग्राम इज रिटन वी सर्टनली डिफाइन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि एक प्रोसेस जो है उसकी आत्मा कौन है, तो प्रोग्राम है। प्रोग्राम में आप जैसा इंस्ट्रक्शन लिखोगे आपका प्रोसेस वैसा ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोसेस, प्रोग्राम इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोसेस, जैसा प्रोग्राम वैसा प्रोसेस, ठीक है। चलिए, अब जरा इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराएं तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा। तो वी विल सर्टेनली गेट एन आउटपुट ऑन द स्क्रीन, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे मॉनिटर पे लिख के आएगा, ठीक है। अब जरा देखिए कि किस तरीके से काम होगा। तो भाई प्रोसेस है तो प्रोसेस इस एक्टिव एंटिटी, प्रोसेस आएगा मेन मेमोरी में, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कराएगा और जैसे ही उसको प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट मिलेगा, ये डेटा मेन मेमोरी से फेच करके ग्राफिक्स कार्ड में इंसर्ट कर दिया जाएगा और ग्राफिक्स कार्ड से ये डेटा जो है हमारा मॉनिटर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अब ज़रा देखिए कि जब भी कोई मैसेज, जब भी कोई चीज़ हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है तो उस डिस्प्ले होने वाले कंटेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे वो किस कलर में दिखेगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट। तो जो आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर का अपर लेफ्ट कॉर्नर जो होता है उसका कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है 0 0 से, ठीक है। तो जब भी कोई मैसेज हम लोग प्रिंट कराते हैं तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, क्या स्पेसिफाई करते हैं कि उस मैसेज के कुछ एट्रीब्यूट्स, मसलन मैसेज कहाँ से प्रिंट होना शुरू होगा, प्लस उसका कलर क्या होगा। भाई कलर टेक्स्ट भी हो सकता है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, ठीक है। केवल सिंगल एट्रीब्यूट कलर एट्रीब्यूट होंगे जब हम लोग ब्लैक या वाइट की बात करेंगे, और कलर एट्रीब्यूट होंगे तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन लेके हम लोग अलग अलग कलर्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो उसके डेप्थ को हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब हमारा प्रोग्राम जो पीछे लिखा गया था, जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेट में आया तो हेलो वर्ल्ड नाम का जो स्ट्रिंग था, हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग मेमोरी से फेच किया गया और उसको ग्राफिक्स कार्ड के बफर में या ग्राफिक्स कार्ड के मेमोरी में इंसर्ट कर दिया गया। अब हमारा जो मॉनिटर है वो मॉनिटर क्या करेगा, इस ग्राफिक्स कार्ड को रीड करेगा, ग्राफिक्स कार्ड के मेमोरी को रीड करेगा और जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होगी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कंटेंट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराएगा। अब ज़रा देखिए, तो हम ये कहें कि हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक कंज्यूमर, ठीक है। मॉनिटर इज बिहेविंग जस्ट लाइक कंज्यूमर। सिमिलरली अगर हम बोलें तो कीबोर्ड जो है वो आउटपुट जो है प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, प्रोड्यूसर का काम कर रहा है और जो भी कंटेंट हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, तो मॉनिटर उसको कंज्यूम कर रहा है। तो मॉनिटर जो है हमारे लिए क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। तो हमने एक बात बताया था कि जब भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा या जब भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं एक मेमोरी को इंट्रोड्यूस करते हैं जो बफर के तरीके से काम करती है। अब यहाँ जो ग्राफिक्स कार्ड में आपको मेमोरी दिख रही है वो मेमोरी बेसिकली एक बफर के तरीके से काम करेगी। हमको क्या प्रिंट कराना है स्क्रीन पे, वो कंटेंट इस ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी में इंसर्ट किया जाएगा और ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी को रीड करके हमारा मॉनिटर उसको क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। चलिए, अब
हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो किसी जो प्रोग्राम पीछे लिखा गया था, वो प्रोग्राम जो आउटपुट जनरेट कर रहा था, तो वो आउटपुट कैसे जनरेट करेगा उसको अभी मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो प्रोग्रामर को उस प्रोग्राम में केवल उतनी लाइनें नहीं लिखनी पड़ती, प्रोग्रामर को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती कि प्रोग्राम जो है मेमोरी में आएगा, एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, फिर जो ये डेटा है हेलो वर्ल्ड वो किस तरीके से स्टोर होगा ग्राफिक्स कार्ड के मेमोरी में, फिर वहाँ से किस तरीके से मॉनिटर जो है उसको कंज्यूम करेगा। तो ये सारी बातें हमारे डेवलपर को अपने प्रोग्राम में एक्सप्लिसिटली लिखनी पड़ती। और मज़े की बात क्या है कि जब डेवलपर इस प्रोग्राम को लिख लेता, भाई मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती लेकिन फिर भी प्रोग्राम लिखा जाता, लिख लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम अगर लिख भी लिया जाए तो क्या इस बात की गारंटी है कि यही प्रोग्राम हम किसी दूसरे मशीन पे भी यूज़ कर पाए? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर अलग अलग हैं और हर डिवाइस के लिए जो सिंटैक्सेस हैं, उनके काम करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो कोड लिखा जाता इतनी मेहनत के बाद, उस कोड को हम लोग पोर्ट नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके नहीं जा पाते, और हमको हर बार कोड में अपडेशन करने की ज़रूरत थी। अब ज़रा देखिए, तो ये जो पीछे वाला कोड है जो लिखा गया था, इसी कोड को आप विंडोज़ मशीन पे रन कराओ तो भी रन करेगा, लिनक्स मशीन पे रन कराओ तो भी रन करेगा, सन सोलरिस के ऊपर रन कराओ तो भी करेगा। हम यहाँ अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को आप ऐसे समझिए कि यही कोड इंटेल आर्किटेक्चर पे भी रन करेगा, यही कोड AMD एथलान पे भी रन करेगा, यही जो है आपके मोटरोला मशीन पे रन करेगा। ठीक है, तो कोड अब यही रहा, सेम कोड रहा। ठीक है, ये फ्रीडम हमको कब मिलेगा? ये फ्रीडम हमको तब मिलेगा जब हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है, उस हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन को अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है देखिए, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लेते हैं विंडोज़, तो वो इंटेल के मशीन पे भी इंस्टॉल की गई है, वही विंडो AMD एथलान पे भी है, वही जो है मान लीजिए कि सेलेरॉन मशीन पे भी है, वही जो है मान लीजिए मोटरोला मशीन पे भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अलग अलग हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट अलग अलग है, लेकिन ये जो कोड लिखा गया है ना, इस कोड को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाके रन करा सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड पीछे नीचे की जो चीज़ें हैं, जो हार्डवेयर पार्ट है, जो आर्किटेक्चर पार्ट है, उसको मीनिंगफुल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है चूंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने, इसलिए अब हमारे डेवलपर को बहुत आसानी होने लगी। ठीक है, अगर यही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमको ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लिसिटली उस प्रोग्राम में लिखना पड़ता और उस प्रोग्राम की साइज़ जो है बढ़ जाती, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अब ज़रा देखिए, एक सिस्टम कॉल होता है जिसको बोलते हैं STD आउट। STD आउट देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर। तो हमने जब सिस्टम कॉल हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि जब भी कोई आउटपुट स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, तो हम लोग STD आउट को कॉल करेंगे। जैसे हमको प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना है, तो देखिए प्रिंटर से प्रिंट आउट ले रहे हैं तो प्रिंटर इज आल्सो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, तो वहाँ पे STD आउट किसको रेफर करेगा? प्रिंटर को रेफर करेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट STD आउट किसको रेफर करता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट STD आउट रेफर करता है हमेशा मॉनिटर को। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आया और जैसे ही प्रिंटफ स्टेटमेंट मिला, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट जैसे मिला, STD आउट सिस्टम कॉल क्या हुआ? अकर किया
और इस std आउट सिस्टम कॉल ने वो तमाम काम कर दिए। तमाम काम कौन कौन से थे? तो उसने क्या कर दिया, कंटेंट को वीडियो बफर में ट्रांसफर कर दिया और वहां से हमारा मॉनिटर उसको कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, यानी इतनी सुविधा हमको मिलने लगी तब जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इजी टू प्रोग्राम एप्स, एप्लीकेशंस को डेवलप करना आसान हो गया। हम लोगों को हर छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फंक्शनैलिटी को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल मतलब हमारा सोर्स कोड जो है वो पोर्टेबल हो गया। मशीन के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। आप एक बार सोर्स कोड लिखिए, उसको कहीं पर भी ले जाके कंपाइल कराइए और रन कराइए। तो दिस इज़ मीनिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसके आधार पे ये बिल्कुल कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे जावा जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से सी भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे जावा में सीन क्या होती है कि हम कंपाइल्ड आउटपुट को लेके जाते हैं। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोर्स कोड के पोर्टेबिलिटी की। ठीक है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमें हर एक चीज़ को एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए ओएस एज रिसोर्स मैनेजर। अब जरा देखिए, तो एक प्रोसेसर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऊपर देखिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम है। हर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा। अब मज़े की बात देखिए कि जब भी आप अपने कंप्यूटर पे किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो तुमको उसके साथ साथ जो है हार्डवेयर को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो हार्डवेयर है उसी हार्डवेयर का इस्तेमाल करेगा कौन? ऐप्स। तो तुम्हारे मशीन पे चाहे जितने भी ऐप्स क्यों ना हो, वो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे जो रिसोर्सेज तुम्हारे कंप्यूटर पे अवेलेबल है। यानी बोलने का मतलब क्या है कि ऐप्स को बढ़ाना। आप अपने सिस्टम पे चाहे जितने ऐप्स जो है इंस्टॉल करिए। ठीक है, आपको न तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है और न ही आपको कंप्यूटर हार्डवेयर को बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकता है जब रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जा रहा हो, और रिसोर्सेज को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अब प्रश्न आता है कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो पहला है सीपीयू, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है नेटवर्क, उसके बाद से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब जरा देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी। तो अलाउज मल्टीपल एप्स टू शेयर रिसोर्सेज। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप अपने मशीन पे जितने मन चाहे उतने ऐप्स को आप इंस्टॉल कर लो। हर एक ऐप क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। आपको न तो ओएस में चेंज करने की ज़रूरत है, न तो आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, प्रोटेक्ट एप्स फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, प्रोटेक्ट एप्स फ्रॉम ईच अदर। मैंने एक वीडियो अपलोड किया। ठीक है, वो वीडियो इसी कंटेंट का है, चैनल पे आप लोग जाके देखना। तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया और उस वीडियो को अपलोड करने के पीछे का जो मेरा रीज़न था ना, वो केवल इसी पॉइंट को बताने का था कि प्रोटेक्ट एप्स फ्रॉम ईच अदर। वहाँ पे केवल आपको ऑडियो दिखेगा, वीडियो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने परमिशन नहीं दिया था। आगे उस चीज़ को अभी डिस्कस करेंगे। तीसरा क्या है? इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए अब जरा देखिए, यहाँ पे सीपीयू की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो आप अपने जैसे मोबाइल की बात कर लो, तो मोबाइल में तुम जितने चाहे उतने ऐप्स इंस्टॉल कर लो। लेकिन क्या ऐसा होता है कि ऐप्स को इंस्टॉल करने के साथ साथ आप मेमोरी को बढ़ाते या घटाते हो, अपने मोबाइल में कुछ नए डिवाइसेस को ऐड करते हो? ऐसा तो होता नहीं है। अब ज़रा देखिए कि सीपीयू की शेयरिंग कैसे होगी। तो हमारे पास 4 ऐप हैं और एक सीपीयू है। तो सीपीयू की जो साइकिल्स हैं वो टाइम के साथ बांट दी जाएंगी। देखिए अलग अलग ऐप है, ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, ऐप 4। तो अलग अलग टाइम में यही सीपीयू अलग अलग ऐप को क्या करेगा? एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, दिस इज मीनिंग ऑफ क्या? सीपीयू शेयरिंग। सीपीयू इज बीइंग शेयर्ड अमंग वेरियस प्रोसेसेस। अब जरा देखिए कि केवल सीपीयू की शेयरिंग नहीं हो रही है। शेयरिंग किसकी हो रही है? शेयरिंग हमारे मेमोरी की भी हो रही है।
अब ज़रा देखिए कि हमने जितने भी ऐप्स इंस्टॉल किए हैं वो सारे के सारे ऐप्स जो हैं हमारे मेमोरी में पड़े हुए हैं। देखिए 4 ऐप दिख रहा है, 4 अलग अलग कलर का, और ये चारों के चारों ऐप्स जो है हमारे मेमोरी में दिख रहे हैं। अब ज़रा देखिए किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक को आप उठाइए, ठीक है, जो अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। देखिए तो उनके बीच में एक लाइन ऑफ सेपरेशन आपको दिख रहा है। वो लाइन ऑफ सेपरेशन बेसिकली इंडिकेट कर रहा है मेमोरी फेंसिंग टेक्निक को। मेमोरी फेंसिंग टेक्निक क्या होती है अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी दो पिछले ये स्लाइड और इसके पीछे वाले स्लाइड में हम लोगों ने किस चीज़ को देखा, तो हम लोगों ने इस बात को देखा कि आप अपने मशीन पे चाहे जितने भी ऐप्स इंस्टॉल कर लीजिए, वो सारे ऐप्स आपके मशीन के जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ ऐप्स बढ़ाए जाएं या घटाए जाएं तो उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज को बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत पड़े। अब ज़रा देखिए, मेमोरी शेयर की जा रही है और सीपीयू शेयर किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन शेयरिंग तो होगी बट शेयरिंग हमेशा आइसोलेशन में होगी। शेयरिंग हमेशा क्या होगी, आइसोलेशन में होगी। अब ज़रा देखिए, अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग टाइम पर सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाएंगे। अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग टाइम पे सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाएंगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही टाइम पर एक ही सीपीयू 2 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करा दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि दिस इज आइसोलेशन। तो दिस आइसोलेशन इज इन टर्म्स ऑफ क्या, दिस आइसोलेशन इज इन टर्म्स ऑफ सीपीयू शेयरिंग, ठीक है। अब जरा देखिए, इसी चीज़ को मैं मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो मेमोरी में जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। चलिए ये देखिए इस स्लाइड को कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक को हमने उठा लिया, हमने कहा कि हर ब्लॉक में एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एप्लीकेशन अपने एड्रेस एरिया से निकल के दूसरे के एड्रेस एरिया में जाए। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने 2 प्रोग्राम लिखे। एक प्रोग्राम मैंने लिखा फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का, यू हैव टू एंटर अ नंबर एंड माय प्रोग्राम इज गोइंग टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम क्या है, सेकंड प्रोग्राम ये है कि हमको एक नंबर इनपुट करना है और मेरा जो प्रोग्राम है वो उस नंबर का टेबल जो है प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब इन दोनों प्रोग्राम का बिहेवियर अलग अलग है। एक जगह नंबर इनपुट करोगे फैक्टोरियल मिलेगा, एक जगह नंबर इनपुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टेबल। चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेमोरी में सेपरेशन न हो तो इन दोनों प्रोग्रामों के इंस्ट्रक्शन आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जब दोनों प्रोग्रामों के इंस्ट्रक्शन आपस में मिक्स हो जाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि जब हम नंबर इनपुट करें तो हमारा प्रोग्राम जो है टेबल प्रिंट करने लगे, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, टेबल वाला प्रोग्राम नंबर इनपुट करने पर फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने लगे, या दोनों का बिहेवियर हमको दिखने लगे। तो हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसका एक सेट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मैं अपने प्रोग्राम से क्या उम्मीद करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम से उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम से कि अगर नंबर इनपुट हुआ है तो हमको क्या मिले, उस नंबर का फैक्टोरियल। और टेबल वाले प्रोग्राम से मेरी क्या उम्मीदें हैं, तो टेबल वाले प्रोग्राम से मेरी उम्मीद ये है कि अगर हम नंबर इनपुट कर रहे हैं तो मुझे उस नंबर का टेबल मिलना चाहिए। अब जरा देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं किसका, होटल का। होटल में 100 लोग रुके हुए हैं एक टाइम पे, तो वो 100 लोग एक होटल को शेयर कर रहा है, ये बात सही है, 100 लोग एक होटल को शेयर कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है होटल में अलग अलग कमरों में है, हर व्यक्ति होटल में अलग अलग कमरों में है, ठीक है। दिस इज मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को लेके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप को लेके अगर हम बात करें तो देखिए एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड ओएस। एम्बेडेड ओएस जो भी स्मार्ट डिवाइसेस आपको आपके घर में है, चाहे ओवन हो गया, चाहे वॉशिंग मशीन हो गया, चाहे डिशवाशर हो गया, वहाँ पे एक एम्बेडेड ओएस होता है। एम्बेडेड ओएस में कौन कौन से ओएस आते हैं,
एग्जाम्पल के तौर पे तो कॉन्टिकी ओएस, जहाँ पे मेमोरी कंस्टेंट होता है, ठीक है। मोबाइल ओएस की बात कर रहे हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिक्योर इन्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, सर्वर की बात कर रहे हैं और डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले ही बताया था कि कोई एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर दे। हर ज़रूरत को पूरा करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम ना कभी बना है ना कभी बन पाएगा, ठीक है। एम्बेडेड ओएस जरा देखिए, तो एम्बेडेड ओएस जैसे हमने कहा ओवन, तो ओवन में पकाने वाला जो पोर्शन है ना वो ज़्यादा है, फिर उसकी सर्किटरी है, ठीक है। अब वहाँ पे आप सोचो कि बहुत ज़्यादा हम जीबी आप डेटा स्टोर करा लें, नहीं, वहाँ पे लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है। जैसे आप ये देखो, डिजिटल थर्मामीटर देखो, तो डिजिटल थर्मामीटर अगर हम देख रहे हैं तो उसमें एक दो रीडिंग हमको स्टोर हुई मिल जाती है, तो वहाँ पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी स्मार्ट डिवाइसेस आपको दिख रही हैं, उन स्मार्ट डिवाइसेस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, उबंटू टच और विंडोज़ टच। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम QNX, VX वर्क्स, रियल टाइम लिनक्स। सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए सिक्योर लिनक्स और सेल 4। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के लिए रेड हैट चलेगा, रेड हैट लिनक्स, उबंटू चलेगा और विंडोज सर्वर चलेगा। डेस्कटॉप के लिए यू आर फ्री, आप मैक ओएस यूज़ कर सकते हो, विंडोज यूज़ कर सकते हो, उबंटू यूज़ कर सकते हो, रेड हैट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के काम, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है ना, XV6, इसको MIT बोस्टन ने बनाया है। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। नेट पे आप लोग OS 161 को सर्च करना, ठीक है, या टीनी OS को सर्च करो, उसके सोर्स कोड को देखोगे तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अब अगर कोई पूछता है कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो अब अपने पास जवाब है कि बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन अब हमको जो भी काम कराना है उस काम को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो इतने सारे प्रोग्रामर नहीं दिख पाते, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा रोल यही है कि इसने जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेसी को हाइड कर दिया है, ठीक है, एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो एक बड़ा शानदार सा वर्ड आज हम लोगों को मिला है, हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन, ठीक है। स्लाइड को मैं एक बार और दिखा देता हूँ शुरू से, देखिए। तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर बहुत सारी चीज़ों को जो है क्लियर करेगा, ठीक है।